हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे चैनल अविनाश दुबे वॉइस में। दोस्तों, आज जो है हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का चैप्टर संविधान की प्रस्तावना, जिसको हम इंग्लिश में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं जो जो टॉपिक है, इसको हम कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल। पहला टॉपिक जो है प्रस्तावना क्या है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसी के अंतर्गत हम प्रस्तावना में जो लिखित जो संविधान में लिखित प्रस्तावना है उसको हम पढ़ के आपको बताएंगे। फिर उसके एक एक शब्द के अर्थ को हम आपको स्पष्टीकरण करेंगे, उसके अर्थ को बताएंगे अच्छे से। फिर हम लोग कवर करेंगे दूसरा टॉपिक में जो है प्रस्तावना के मुख्य तत्व। प्रस्तावना के मुख्य तत्व दूसरा टॉपिक जो है, इसमें दूसरे टॉपिक में हम लोग प्रस्तावना के मुख्य तत्व को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है संविधान के स्रोत के अंतर्गत, संविधान के स्वरूप के अंतर्गत और संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। फिर तीसरा टॉपिक जो है हम प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे शब्द को एक लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। जैसे पहला जो है हम भारत के लोग, इसके अर्थ को हम समझेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको समझेंगे, इसके अर्थ को अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में पूरा बृहद जानकारी हासिल करेंगे। फिर उसी तरीके से हमारे संविधान में ये जो शब्द यूज होते हैं, ये सब सभी जो है संविधान के बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे समाजवादी, इसको हम समझेंगे अच्छे से, ये हमारे प्रियम्बल में उल्लिखित है। पंथ निरपेक्ष को हम पढ़ेंगे, लोकतंत्रात्मक को हम कवर करेंगे, गणराज्य को हम समझेंगे, न्याय को देखेंगे। ये सब अलग अलग टॉपिक है दोस्तों। एक एक शब्द शब्द के जो है हम अर्थ समझेंगे और ये है क्या, इसके बारे में पूरा हम विश्लेषण करेंगे। फिर स्वतंत्रता को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है समता के बारे में पढ़ेंगे। फिर बंधुत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में अच्छे से देखेंगे। फिर प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, इसको हम देखेंगे। प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है प्रियम्बल का। उसके बाद आखिरी में हम लोग प्रस्तावना परिवर्तनीय है या संशोधनीय है, ये हमको देखना है, ये है कि नहीं, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है, उसको हम देखेंगे। केशवानंद भारती केस से और बेरूबारी संघ केस से रिलेटेड बातें करेंगे हम। तो आइए दोस्तों जो है चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसको हम अच्छे से, आप इन शब्दों का जब अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लेंगे आप, तो आपको जो है एक बात देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रियम्बल है, अगर इस प्रियम्बल में आप एक एक शब्द को अच्छी तरीके से अगर समझ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का आप जो है 40% कोर्स कवर कर लिए। ठीक है दोस्तों। ये सब जो शब्द हैं प्रस्तावना के, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो शब्द हैं दोस्तों, ये पूरे आप आगे जितने भी लेसन पढ़ेंगे, ये सारे शब्द का उच्चारण बार बार आएगा। अगर आप इसको अच्छे से यहीं समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो है 40% जो है आप भारतीय संविधान पे अपनी पकड़ मजबूत बना चुके हैं। तो आइए जो है इसकी शुरुआत करते हैं चैप्टर की, ज़्यादा समय ना बर्बाद होते हुए। लेकिन दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि इस कोर्स से किनको किनको फ़ायदा होगा। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस हैं वो लोग हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी के अंतर्गत जितनी भर्तियां होती हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
स्टेट पीसीएस जो हैं वो जिन जो तैयारी करते हैं वो इनका लाभ उठा सकते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीएपीएफ, सीपीओ, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट के जो विद्यार्थी हैं वो भी इससे तैयारी कर सकते हैं। जो टीचर का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। फिर रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, ये जितने कंपटीशन है दोस्तों, वनडे के कंपटीशन, वो भी इससे जो है पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे और उनका कुछ भी छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है इसमें। जो है दोस्तों, इसको जो मैंने तैयार किया है 6 से लेके 12 तक जो है सिविक्स का और पॉलिटिकल साइंस के जो एनसीईआरटी की बुक है उससे मैंने जो है सारी चीज़ें कवर की है। साथ में हम लक्ष्मीकांत को भी कवर किए हैं और अपने सिविल सर्विस का जो नोट्स है ये तीनों की जो है मैच करके मैंने सारा चीज़ कवर किया है, इसमें कुछ छूटा नहीं है। तो अगर आप इस प्रियम्बल को, इस प्रस्तावना को अच्छे से अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। आप तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसको ध्यान से आप सुनिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ जो मैं पॉइंट लिखा हूँ यहाँ सारी चीज़ें नहीं लिख सकता, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। तो मैं जो अर्थ बताऊंगा, जो विश्लेषण करूंगा, इसको सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला चीज़ जो है, प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। तो हमारे संविधान में दोस्तों प्रस्तावना, जैसा कि आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने। तो आइए क्लियर होंगी भविष्य में आपको आगे चल के। तो प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946, जिसको 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं जो शुरू में कह रहा था उद्देश्य प्रस्ताव, इसको जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया था और इसी को भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहा गया है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। डेट था 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। प्रस्तावना में आपको दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना का प्रभाव है इसकी भाषा में। तो प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं।
इसको, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 चीज शामिल किए गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये फिनिश हुआ प्रस्तावना क्या है। अब हम प्रस्तावना को ही पढ़ के आपको बताते हैं कि एक्चुअल संविधान में प्रस्तावना था क्या, प्रस्तावना क्या लिखा गया है संविधान में, तो उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। और इसी के अंतर्गत जो जो शब्द है आपको ध्यान रखना है, इन इन शब्दों का अर्थ हम अच्छे से समझेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए कि 40% जो है आपको संविधान क्लियर हो गया। तो आइए, तो हमारे संविधान में जो संविधान प्रस्तावना जो लिखित है उसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो है संविधान का प्रियम्बल, यही जो है हमारे संविधान में प्रियम्बल लिखा गया है, एकदम ओरिजिनल। तो इसी प्रियम्बल के जो है एक एक शब्द को जो है आगे हम आपको इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे, और ये क्या है ये शब्दों का अर्थ, और ये है क्या, किस लिए जोड़े गए हैं, इनको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आइए, हमारा उसी पर दूसरा टॉपिक है प्रस्तावना के मुख्य तत्व। तो प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या है? 3 तत्व है। संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप, संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य। उसके अंतर्गत जो है दोस्तों, ये पूरे प्रियम्बल को 3 भागों में बांट दिया गया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रियम्बल को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसको हम संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य के अंतर्गत समझेंगे। तो ये तीनों के अंतर्गत जो है पूरे प्रियम्बल के आप शब्दों को देख सकते हैं, जो आपने ये शब्द सुने सब। तो संविधान के स्रोत के अंतर्गत हम भारत के लोग अर्थात जनता, संविधान के स्वरूप के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथनिरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक, पांचवा गणराज्य। और संविधान का उद्देश्य के अंतर्गत न्याय, न्याय में दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, तीनों चीजों पे बात होगी। दूसरा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में दोस्तों विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, इनको भी हम कवर करेंगे, उसके अंतर्गत ये स्वतंत्रता की बात होगी। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो ये जो है संविधान के उद्देश्य थे। अब आइए जो है हम एक एक शब्दों पर प्रकाश डालेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप इस समय अगर इस शब्दों को समझ गए तो आगे जो आने वाले जो लेसन हैं आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है हमारे प्रियम्बल में, हम भारत के लोग।
हमारे संविधान में प्रस्तावना में शुरुआत होता है जिस शब्दों से, तो हम उसमें पहला शब्द है हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं इन शब्द का अर्थ क्या है हमारे संविधान के अंतर्गत। तो हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया का अर्थ यह हुआ कि भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अथवा अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। सिंपल भाषा में समझें तो प्रस्तावना संविधान के लिए एक अभी हम भारत के लोग के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये जो मैंने बोला आप समझ गए होंगे। आइए जो है नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये संविधान के स्रोत के अंतर्गत जो है हम, ये जो संविधान के स्रोत के अंतर्गत हम भारत के लोग अर्थात जनता, इसका अर्थ हम समझ रहे थे। अब जो है संविधान का स्वरूप के अंतर्गत जो है पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम समझेंगे, फिर लाइन बाय लाइन इसको पूरा कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग संविधान के उद्देश्य पे आएंगे। थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकली मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हम नया नया, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो चलिए दूसरा टॉपिक जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में सोवरेन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार हैं। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में जो एक आंतरिक मामले है और एक बाह्य मामले हैं, बाहरी मामले। आंतरिक मामले के अंतर्गत जो है वो राजनैतिक हैं, आंतरिक मामले के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक हैं, ये बातें हैं। और बाहरी मामले के अंतर्गत जो विदेशी मामले हैं उसके अंतर्गत मित्र, शत्रु और संधि। इस टॉपिक के अंतर्गत ये तीन चीज हैं। तो आइए समझते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अंतर्गत क्या बातें हैं और क्या उसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ सिंपल सा है। भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव या बाह्य दबाव, विदेशी दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। तो सिंपल भाषा में दोस्तों अगर समझ लें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है। बाहरी विदेशों के दबाव में कोई कार्य भारत नहीं करेगा। इसका अर्थ यही हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। आपको मैंने बता दिया कि आंतरिक मामले ये सब हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक दबाव में ये नहीं कर सकता, ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता। और बाहरी वैदेशिक मामले में भी किसी के दबाव में भारत जो है कोई काम नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही था। नेक्स्ट हम समाजवादी को समझते हैं। समाजवादी है क्या और उसका विचारधारा क्या है, आइए उसको हम देखते हैं। तो समाजवादी पे मैं टिक कर दे रहा हूं। तो समाजवादी, जिसको इंग्लिश में सोशलिस्ट कहते हैं, तो समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं,
चाहे वह संपत्ति या संसाधन की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण मौजूद हैं। भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व हैं। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। आय और जीवन स्तर की असमानता, गरीबी, बीमारी को कम करना, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। तो ये दोस्तों, तो योजना आयोग जो कि पूर्ववर्ती में एक संस्था थी भारत की, वर्तमान में जो कि नीति आयोग है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। जो नीति आयोग है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। तो हमारा समाजवाद भी फिनिश हुआ, इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब जो है पंथ निरपेक्ष, जिसको सेकुलर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, पंथ निरपेक्ष सेकुलर। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही ना रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए हैं। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आप पढ़ सकते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहुत धर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे भी जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो ये भी फिनिश हो गया पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट जो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक को हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो लोकतंत्रात्मक में दोस्तों ये है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति, संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। हम लोग टॉपिक देख रहे हैं लोकतंत्रात्मक, जिसको डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो उसके अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति, संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास प्रमुख औजार या शस्त्र हैं, जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये हैं परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, जिसको राइट टू रिकॉल भी कहते हैं, जनमत संग्रह आदि।
तो इस सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको शायद ना समझ में आया हो। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास प्रमुख शस्त्र हैं जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये है परिप्रेक्षा, पहल जिसको इंग्लिश में इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल, जनमत संग्रह, प्लीबिसाइट आदि। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो ये भी फिनिश हो गया दोस्तों, लोकतंत्रात्मक जो है। अब हम जो नेक्स्ट जो है गणराज्य, नेक्स्ट टॉपिक गणराज्य, जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। आइए देखते हैं गणराज्य का अर्थ क्या है। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में निहित है। तो दोस्तों अगर सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो गणराज्य मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो देश का जो सर्वोपरि है, ऐसे गणराज्य से तात्पर्य ऐसे देश से है जहां राज्य का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत ना हो, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो गणराज्य में आप समझ सकते हैं कि राज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति और शासन का प्रमुख जो है वो पीएम कहलाता है। तो फिनिश हो गया ये भी। अब हम देखेंगे न्याय। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है न्याय। आइए न्याय को देखते हैं। न्याय जिसको इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं। न्याय के अंतर्गत ये सब शब्द जो है दोस्तों ये प्रियम्बल में शामिल है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, ये प्रस्तावना में शामिल है और इसका जो है हम एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, जिससे ये चीजें प्रियम्बल में तो क्लियर होंगी ही और आगे भी इन शब्दों का प्रयोग होगा पूरे संविधान में। तो आइए देखते हैं न्याय जिसको जस्टिस कहते हैं। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी वर्ग के विशेषाधिकार का उल्लंघन ना हो या संपत्ति की असमानता, निर्वाचन व प्रतिनिधित्व में भेदभाव तथा सभी को समान रूप से इन भेदभावों से मुक्ति प्रदान करना। ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। तो न्याय भी फिनिश हुआ। अब हम जो है स्वतंत्रता, आइए स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं, जिसको लिबर्टी कहते हैं इंग्लिश में। तो स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है।
तो ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट समता। समता जिसको इंग्लिश में इक्वेलिटी कहते हैं। तो समता, इक्वेलिटी क्या है, इसका अर्थ क्या है? संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल है। कौन कौन से 3 आयाम हैं? पहला सामाजिक समानताएं, दूसरा राजनीतिक समानताएं और तीसरा आर्थिक समानताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर। अगर आपको समता को समझना है तो आर्टिकल, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है 14, 15, 16, 17, 18, 14 to 18 है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको समता क्लियर हो जाएगा और आगे हम पढ़ेंगे भी। तो ये भी समाप्त हुआ समता। नेक्स्ट जो है बंधुत्व, जिसको फ्रेटर्निटी कहते हैं। आइए बंधुत्व को समझते हैं। तो बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव को जागृत करना और सर्वमान भाईचारा का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51 क के अंतर्गत शामिल है भारतीय संविधान में। तो बंधुत्व का अर्थ है दोस्तों सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो फिनिश, बंधुत्व फिनिश। नेक्स्ट व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसका इंग्लिश में शब्द है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। तो के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। तो ये भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, जिसको इंग्लिश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आइए इसका अर्थ समझते हैं। बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्य के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो इस तरह से ये भी टॉपिक खत्म हुआ, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना की उपयोगिता, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो आइए इसकी उपयोगिता को समझते हैं।
तो दोस्तों हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है कि विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। कहने का मतलब है जो प्रस्तावना है संविधान के विस्तृत विवरण की संक्षिप्त स्वरूप है। तो पूरे संविधान को एक तरह से संक्षिप्त करके जो बातें लिखी गई हैं जो कुंजी के रूप में, तो वो हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं या लिखा हुआ उसको समझते हैं। आप अगर नहीं समझे तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। आप पूरा अगर संविधान को पढ़ेंगे तो उसका निचोड़ जो है वो प्रियम्बल में लिखा गया है, बस इतनी सी बात है। तो वही बात कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। ये मैं दोस्तों प्रस्तावना की उपयोगिता बता रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, तो यह संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल जो है संविधान की आत्मा है। इसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख है। तो प्रस्तावना की उपयोगिता को हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना में जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो इसको दोस्तों जो है हम आइए देखते हैं। दो केस हुए थे, जो कि पहला केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और दूसरा है बेरूबारी संघ केस 1960। बेरूबारी संघ केस 1960। तो इसके अंतर्गत 2 बार सुप्रीम कोर्ट इन बातों को बता चुका है कि जो प्रियम्बल में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अंतर्गत ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान में अनुच्छेद 368 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत। और बेरूबारी संघ केस में 1960 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको स्पष्ट करके फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय तो है प्रियम्बल में, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि पहले से जो प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं आप उसको हटा नहीं सकते, वो जैसा है तैसा रहेगा। उसमें सिर्फ आप इतना परिवर्तन कर सकते हैं कि उसमें सिर्फ जोड़ सकते हैं जो शब्द है, जो पहले से जो शब्द है उसको नहीं हटा सकते। तो केशवानंद भारती केस में ये भी बताया गया। और जो बेरूबारी संघ केस 1960 में बेरूबारी संघ केस जो 1960 की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसमें कहा गया है कि संशोधन नहीं है क्योंकि संविधान का भाग जो है प्रियम्बल को नहीं माना जाता। तो इसमें समझने वाली बात दोस्तों शॉर्टकट में ये बात है कि
मैं आपको शॉर्टकट में ये बात बता दे रहा हूँ। 2 केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बातों को बताया, इस पे सुनवाई किया, प्रियम्बल पे, प्रस्तावना में संशोधन पे बातें कही। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं। ठीक है, जो पहले से जो शब्द प्रियम्बल में लिखे गए हैं प्रस्तावना में, उसको आप नहीं हटा सकते, उसमें शब्दों को जोड़ा जा सकता है। इसके उलट जो है बेरूबारी संघ केस 1960 में केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि प्रियम्बल में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, वो संविधान का भाग नहीं है। तो बस इतनी सी बात है समझने वाली। ठीक है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना कहते हैं हम, संविधान का भाग है। आखिरी में उसने जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। तो बस इतनी सी बात है। तो असल में आखिरी में यही सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि इसमें आप संशोधन संसद कर सकती है, बस इसमें जो शब्द लिखे गए हैं उसको जो है आप बदल नहीं सकते या ना हटा सकते हैं, उसमें नए शब्द जोड़े जा सकते हैं बस। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी 2-4 हम देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। देखिए, प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 से 1799 ईस्वी तक चला था, से लिया गया है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 के रूस की क्रांति से लिया गया है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। पहला, नास्तिक राज्य, वह राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता हो। दूसरा, सैद्धांतिक राज्य, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, जैसा श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, सैद्धांतिक राज्य, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, एग्जाम्पल जैसा है श्रीलंका। तीसरा जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जो सभी धर्मों से दूरी बना के रखे और उसके लिए सारे धर्म एक बराबर हो। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का एग्जाम्पल जो है वो भारत है। तो हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमारा ये प्रस्तावना जो है लेसन, जो प्रियम्बल हम लोगों ने पढ़ा, ये समाप्त हो गया। तो इसके आखिरी में जो है, आपने अगर हमारे चैप्टर को ध्यान से सुना है तो मैं आपसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करूंगा।
2 क्वेश्चन करूंगा जिसको आपको जवाब देना है कमेंट में। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? ऑप्शन है मूल दर्शन, संविधान का गठन, साम्यवादी स्वरूप, नास्तिक राज्य। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया है? तो आप बताएंगे कि 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़े गए हैं। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा ये चैप्टर पूरे बारीकी से समाप्त हुआ। आपको मैं विश्वास करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में मेरी बातें आई होंगी। अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आई तो हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बेल की घंटी को दबा लीजिए जिससे मेरा रोज़ जो मैं वीडियो डालता हूँ उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारे चैप्टर की समाप्ति हुई। मैं मिलता हूँ आपसे कल। थैंक यू।